अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को कि अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो ज़िंदगी में कभी कोई कठिनाइयाँ का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो है गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास देखते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक 10th परीक्षा 2022 100 मार्क्स से हिंदी VVI गेस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर 60 है, जो कि परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर है, जो कि बहुत अच्छा है। यह चैप्टर जिसके राइटर है रामविलास शर्मा, और यह रामविलास शर्मा द्वारा परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर 7 लिखा गया है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो कभी कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो चलिए यहाँ से आप लोग सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए मेरे इस चैनल को, और शेयर तो कर ही दीजिएगा। चलिए यहाँ से आप क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे क्लास स्टार्ट करने से आप सब प्लीज़ इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा। इस क्लास को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक नंबर आपसे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेरे पास क्लास कर रहे हो। तो प्लीज़ कम से कम 5 से 10 मिनट आप मेरा क्लास देखिएगा, उसी के बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। चलिए फर्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हो, परंपरा का मूल्यांकन, जो कि 14 में और बोर्ड मॉडल है 15 में, 15C में और 16A में, अर्थात 14 कंपार्टमेंटल में बोर्ड मॉडल प्रश्न है। ये आपका इतना प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए यह प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। क्या प्रश्न है आपका कि परंपरा ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों? यह परंपरा का ज्ञान है किसके लिए आवश्यक है और क्यों आवश्यक है? बिल्कुल है, अगर परंपरा का ज्ञान हम सभी के लिए आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है, इसको भी हम देखेंगे, किसके लिए आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, दोनों देखेंगे। आपका यहाँ पे 2 प्रश्न क्लियर होती है। कैसे? आप देखिए, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, क्या है? जो लकीर के फकीर नहीं है और जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। ऐसा इसलिए है कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से पहले प्रगतिवादी दृष्टिकोण विकसित होता है और परिवर्तित मूलक साहित्य का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? परिवर्तित मूलक साहित्य का जन्म होता है। क्या है आपका प्रश्न? क्या था? फिर से सुनिएगा। प्रश्न जो आपका फर्स्ट है वह है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों आवश्यक है? आवश्यक है तो क्यों? तो यह जो है, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। ऐसा इसीलिए है कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से पहले प्रगतिवादी दृष्टिकोण विकसित होता है और वह परिवर्तित मूलक साहित्य का जन्म होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर में है आपका। यह जो प्रश्न 11 में पूछा गया प्रश्न है, 2011 में पूछे गए प्रश्न आपका, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। क्या है? साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की राय को स्पष्ट करना है। तो क्या है लेखक की राय, इसको हम स्पष्ट करेंगे। साहित्य का संबंध मनुष्य से है। क्या है? साहित्य का संबंध मनुष्य से है, किंतु मनुष्य आर्थिक जीवन के अतिरिक्त भी प्राणी के रूप में अपना जीवन जीता है। बहुत सी आदमी भावनाएं साहित्य में प्रतिफलित होती है, इस प्रकार इसे मनुष्य से जोड़ती है। वस्तुतः साहित्य मात्र विचारधारा नहीं है, इसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंचित होती है। साहित्य का यही पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। क्या है आपका प्रश्न? पहले फिर से ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपको पीडीएफ भी कहाँ मिलेगा, कहाँ से आप पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, तो ये भी हम बताएंगे, लेकिन आप सब बने रहिए। इसके बाद धुआंधार आपकी सब्जेक्टिव का क्लास चलने वाली अभी कुछ है, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है, उसके बाद धुआंधार ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगी। तो प्लीज़ आप सब बने रहिए, क्लास को स्किप मत कीजिएगा। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछेगा प्रश्न, जो भी प्रश्न है सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछेगा प्रश्न। चलिए देखते क्या है।
साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की राय को स्पष्ट करना है। तो साहित्य का संबंध मनुष्य से है, किंतु मनुष्य आर्थिक जीवन के अतिरिक्त भी प्राणी के रूप में अपना जीवन जीता है। बहुत सी आदमी भावनाएं साहित्य में क्रांति प्रतिफलित होती है और इस प्रकार इसे मनुष्य से जोड़कर वस्तुतः साहित्य मात्र विचारधारा नहीं है, इसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंचित होती है। साहित्य का यही पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है आपका, ये भी 11 में पूछा गया प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। यह सब जो भी प्रश्न है आपका प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न है। तो पहला आपका यहाँ पे आप देखिए प्रश्न क्या है आपका, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका को स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आग्रह करता है। आपका क्या प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका को स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है, निर्माण करता है। तो आपका प्रश्न है वह है, यह निर्विवाद है कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला या साहित्य का विकास होता है, किंतु सामान्य सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का विकास हो यह जरूरी नहीं है। यहाँ असाधारण प्रतिभाशाली लोगों की भूमिका होती है, वे ही मानव मन की अतल गहराइयों में डूबकर साहित्य के मोती निकालते हैं। शेष लकीर के फकीर होते हैं, किंतु इन विशिष्ट लोगों की कृतियां भी पूर्णतः दोष रहित नहीं होती है, इसलिए कुछ नया करने की गुंजाइश रहती है। लेकिन व्यक्तित्व पूजा से सावधाना रखना चाहिए, तभी साहित्य अस्थायी महत्व का होगा। क्या आपका प्रश्न है, पहले आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न आपका था कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका को स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों का आगाह करना चाहते हैं। जो खतरा है, जो साहित्य की निर्माण करते समय भूमिका को स्वीकार करते समय जो खतरा है, वो क्या खतरा है, किसके बारे में जो है लेखक विचार करते हैं, आग्रह करते हैं, तो इसके बारे में देखना। देखिए क्या है प्रश्न, यह निर्विवाद है कि क्या है, यह एक निर्विवाद है कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला या साहित्य का विकास होता है, किंतु समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का विकास हो यह जरूरी नहीं है। यहाँ असाधारण प्रतिभाशाली लोगों की भूमिका होती है, वे ही मानव मन की असल गहराइयों को डूबकर साहित्य की मोती निकालते हैं। शेष तकलीफ के फकीर होते हैं, किंतु इस विशिष्ट लोगों की कृतियां भी पूर्णतः दोष रहित नहीं होती है, इसलिए कुछ नया करने की गुंजाइश रहती है। लेकिन व्यक्ति पूजा से साधना रखना चाहिए, सभी साहित्य अस्थायी महत्व होगा। क्या क्या होगा, लेकिन व्यक्तित्व पूजा से साधना, क्या है, पूजा से सावधान रहना चाहिए। क्या है, व्यक्तित्व पूजा से सावधान रहना चाहिए, तभी साहित्य अस्थायी महत्व होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 4 नंबर में। बस बहुत ही कुछ न के मात्र सब्जेक्टिव प्रश्न है, 1-2 प्रश्न और होगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की धुआंधार क्लास चलने वाली है। लगभग आपको 15 प्लस ऑब्जेक्टिव की क्लास कराई जाएगी, जो कि बहुत ही प्रीवियस में पूछे गए सही प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, राजनीतिक मूल्य तात्कालीन या अस्थायी होते हैं, क्योंकि राजनीतिक का ताल्लुक आपका प्रश्न तो हम देखे ही नहीं। प्रश्न आपका क्या है, राजनीतिक मूल्य से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होता है। आपका जो प्रश्न है, राजनीतिक मूल्य से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी क्यों होता है। ठीक है, तो यह है, राजनीतिक मूल्य से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी इसलिए होता है, और देखिए किस लिए होता है। राजनीतिक जो मूल्य होते हुए तत्कालिक या अस्थायी होते हैं, क्योंकि राजनीतिक का ताल्लुक भौतिक जगत से होता है। परिस्थितियों के साथ इसके मूल में क्या है, परिस्थितियों के साथ इसके मूल में बदलाव आता है, जबकि साहित्य का संबंध मनुष्य की भावनाओं से होता है और भावनाएं सदा ताज होता है। भावना जो है वो हमेशा ताजा होती है। यह कारण है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्यिक मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं। आज ब्रिटिश जो है अंग्रेज, उनका ब्रिटिश है, ब्रिटिश साम्राज्य का ब्रिटिश जो साम्राज्य उसका कोई नाम लेवा नहीं है, किंतु शेक्सपियर, मिल्टन और शेली संसार के
जगमगाते सितारे हैं। क्या है? जैसे कि आपका यह प्रश्न जो है, प्रश्न आपको इस प्रश्न को कम से कम ध्यानपूर्वक समझिएगा। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी क्यों है और कैसे है? देखिए, राजनीतिक मूल्य से तत्कालिक या अस्थायी होते हैं क्योंकि राजनीतिक का ताल्लुक भौतिक जगत से होती है। क्या होती है? राजनीति का जो ताल्लुक होती है वह भौतिक जगत से होती है। परिस्थितियों के साथ इसके मूल्य में बदलाव आता है। जो परिस्थिति के साथ सभी बदल जाते हैं तो इसके मूल्य में भी बदलाव आता है। जबकि साहित्य का संबंध मनुष्य की भावनाओं से होता है और भावनाएं सदा तरोताज होती है। यही कारण है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्यिक मूल्य अधिक अस्थायी होती है। आज ब्रिटिश साम्राज्य को कोई नाम लेवा नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह बहुत जगह हुकूमत कर चुका है और अपना आप रोज जमा चुका है, जो कि बहुत उसके बारे में निगेटिविटी फैल चुकी है, जो कि सही नहीं है, जिसके वजह से उसका कोई नाम लेवा नहीं है। किंतु शेक्सपियर, मिल्टन और शेली संसार के चमकते सितारे हैं, जो कि ब्रिटिश से ही है। शेक्सपियर एक कवि है, मिल्टन है, उसके बाद शेली है। ये सब संसार के, जो हमारे संसार, इसके क्या है? चमचमाते सितारे हैं। ठीक है, तो नाम है आपका, आपके घर परिवार में क्या है, कौन कैसा है, बस इतना ही प्रश्न है आपका, बस उसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव की धुआंधार क्लास चलेगी। यह जो आप देख रहे हो, ये जो 5 नंबर, ये 18 में पूछा गया प्रश्न है, 2018 में पूछेगा प्रश्न है, और इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं क्या है। लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता क्या है? लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता क्या है? लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता में अंतर मनुष्य मरणोत्तरों के संरचना से उपकारों के बहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिससे उसके बड़े आडंबन के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्रिक में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निषेचन भाव से देने में है। ठीक है, तो क्या आपका प्रश्न लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता क्या है? तो लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मंत्र अमारनार्थ के संचयन से उपकार के बाहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिससे उसके बड़े आडम्बना के साथ सफलता नाम दे रखता है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्रिक में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निषेचन भाव में है, इसीलिए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 6 नंबर, ये सब बहुत छोटी छोटी प्रश्न है, तो देखते हैं 6 नंबर में जो आपका साहित्य में युग परिवर्तन चाहने वाले के लिए क्या जरूरी है? तो साहित्य में युग परिवर्तन चाहने वाले साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। जो साहित्य की परंपरा का ज्ञान है वह साहित्य में युग परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसके लिए आपका जो प्रश्न है, साहित्य में युग परिवर्तन चाहने वालों के लिए क्या जरूरी है? तो साहित्य में युग परिवर्तन चाहने वाले लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जो है वह ज्ञान जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर है, बस 7 को 8 को 9 को देखना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की धुआंधार क्लास चलेगी, तो उसको आप स्किप मत कीजिए, क्लास को देखते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव की धुआंधार क्लास चलने वाली है अभी, बस देखते हैं क्या है। साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? तो साहित्य की कौन सी पक्ष है जो कि अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? साहित्य के जिस भाग में मनुष्य का इंद्रिया बोध, उसकी भावनाएं वंचित होती है, वह पक्ष अपेक्षाकृत होती है। क्या है? साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत होता है? तो साहित्य के जिस भाग में मनुष्य का इंद्रिया बोध, उसकी भावनाएं वंचित होती है, वह पक्ष अपेक्षाकृत होता है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसे है? मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसे है? मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध द्वैधात्मक है। क्या है? द्वंद्वात्मक है। मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध द्वंद्वात्मक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 9 नंबर जो कि लास्ट है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव का धुआंधार क्लास चलने वाली है। तो 9 नंबर में आपका भारतीय संस्कृति के निर्माण में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो भारतीय संस्कृति के निर्माण में भारत के कवियों का सर्वाधिक योगदान है। भारत के जो कवि हैं भारत के, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है भारतीय संस्कृति के प्रति, और उन्हीं का देन है कि आज हम सभी भारतीय संस्कृति को ज़्यादा अच्छी तरह से जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। ठीक है, जैसे परंपरा का मूल्यांकन ही चैप्टर है, तो इसके माध्यम से बहुत चीज़ हम लोग को सीखने को मिलती है, जिसके राइटर है राम विलास शर्मा। चलिए इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से शुरू करते हैं, उससे पहले हम थोड़ी सी पानी पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। चलिए यहाँ से आप सब रेडी हो जाइए ऑब्जेक्टिव के लिए। आपको यह जो PDF है या सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको
और डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप ऐड में लिखकर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूंगा कि अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कोई कठिनाइयां नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर है। फर्स्ट में ही आपका प्रश्न आ गया, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो अभी अभी हमने बताया रामविलास शर्मा, जगदीश नारायण चौबे, या फिर शिव पूजन साहा, या फिर अमरकांत। तो कौन है, बिल्कुल सही, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक जो है उसके लेखक है रामविलास शर्मा, जो कि आपका ऑप्शन ए और आपका ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर में, परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, या फिर व्यंग है। तो क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, क्या है परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की निबंध है। क्या है, यह निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो यह एक निबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है वह है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा जो कि हमारे परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर के लेखक है और वह एक इंडियन है, तो उनका जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 10 अक्टूबर 1913 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर 1914 ईस्वी को। तो कब हुआ था रामविलास शर्मा का जन्म। तो रामविलास शर्मा का जन्म जो है वह 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को, अर्थात आपका ऑप्शन ख, ऑप्शन बी जो कि सही है, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को किनका जन्म हुआ था, तो रामविलास शर्मा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे जो प्रश्न यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और धुआंधार क्लास चलेगी, आपका ऑब्जेक्टिव की आप सब बने रहिएगा। तो चलिए अगला जो प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। तो परंपरा का जो ज्ञान है वे जो लकीर के फकीर न होकर रूढ़िया को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करता है उसके लिए है। जो लकीर के फकीर है उसके लिए है। जो जनता के लिए उपयोगी साहित्य की रचना नहीं करते उनके लिए है। या फिर ऑप्शन डी है जो शोषण मुक्त समाज की व्यवस्था नहीं चाहते उनके लिए है। तो किनके लिए परंपरा का ज्ञान, जिसके लिए, तो परंपरा का जो ज्ञान है वे उनके लिए आवश्यक है जो कि लकीर के फकीर ना हो, रूढ़िया को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहे। तो आपका ऑप्शन ए जो है क, यही सही है, आपका ऑप्शन क। चलिए दूसरा का यहाँ पे 5वां प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 5वां प्रश्न जो है आपका, 5वां प्रश्न में है कला का पूर्ण निशोधन होना भी एक दोष क्यों माना जाता है। तो कला का पूर्ण निशोधन होना भी एक दोष इसलिए माना जाता है क्योंकि कला निर्दोष होती है, या फिर क्योंकि कला को विकास प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका होती है, या फिर क्योंकि ऐसी कला निर्जीव होती है, या फिर क्योंकि श्रेष्ठ कृतियां में दोष नहीं होती है। तो क्या आपका प्रश्न है, कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष क्यों माना जाता है। तो इसलिए माना जाता है क्योंकि श्रेष्ठ कृतियां में भी दोष नहीं होती है, श्रेष्ठ कृति में दोष नहीं होती है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह और किसकी विशेष भूमिका होती है। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह किसकी विशेष भूमिका होती है। संस्कृति की विशेष भूमिका होती है, या फिर धर्म की, या फिर अध्यात्म की, या फिर जन समुदाय और जातियों की। तो किसकी होती है, आपको आंसर तो यहाँ पे दिया गया है, धर्म की होती है। किसकी होती है, धर्म की। साहित्य के विकास प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह और किसकी भूमिका, विशेष भूमिका होती है, तो धर्म की जो है विशेष भूमिका होती है। किसकी होती है, धर्म की विशेष भूमिका होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आपका जो 7 नंबर है, रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण लाभ किस व्यवस्था से संभव है। तो रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण लाभ जो है वे समाजवादी व्यवस्था में है, या फिर समांतरवादी व्यवस्था में, आधुनिक व्यवस्था में, या फिर पूंजीवादी व्यवस्था में। तो किस में है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है जो कि समाजवादी व्यवस्था में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है, रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन लगभग किस व्यवस्था में संबंध है, तो समाजवादी व्यवस्था में संबंध है। किसमें, समाजवादी व्यवस्था में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 8 नंबर में आपका कि सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को किस तरह से संग्राम की संज्ञा देते हैं। सोवियत संघ
के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को किस तरह के संग्राम की संज्ञा देते हैं? महान राष्ट्रीय संग्राम की, राजनीतिक संग्राम की, धार्मिक संग्राम की या फिर सामाजिक संग्राम की? तो आपका ऑप्शन ए है महान राष्ट्रीय संग्राम की। किसकी? महान राष्ट्रीय संग्राम की, जो कि आपका ऑप्शन क है। क्या था प्रश्न आपका? सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को किस तरह के संग्राम की संज्ञा देते हैं? महान राष्ट्र की संग्राम का संज्ञा देते हैं। किसकी? महान राष्ट्र की संग्राम का। चलिए आपका 9 नंबर जो प्रश्न है वह देखते हैं। हमारे देश की संस्कृति में किन दो महान साहित्यिक ग्रंथों को अलग कर देने से हमारे साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाती है? तो क्या आपका प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमारे देश की संस्कृति में किन दो महान आर्थिक ग्रंथों को अलग कर देने से हमारे साहित्य की आंतरिक एकता टूट जा सकती है? तो रघुवंश और अभिज्ञान की, या फिर वेद और पुराण की, या फिर यहाँ पे आपका है पद्मावत और वेद की, या फिर रामायण और महाभारत की। जो रामायण और महाभारत है इसको अलग कर दिया जाए, ठीक है ना, तो हमारे देश की आंतरिक एकता टूट सकती है। तो रामायण और महाभारत को हम कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अलग करने के बाद हमारे देश की आंतरिक एकता को ठेस पहुंच सकती है और टूट भी सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 10 नंबर जो प्रश्न है, 10 नंबर में है आपका यहाँ पे कि राष्ट्र के गठन में इतिहास का कौन सा प्रभाव बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है? राष्ट्र के गठन में इतिहास का कौन सा प्रभाव बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है? तो विच्छिन्न प्रभाव, या फिर अविच्छिन्न प्रभाव, या फिर लैंगिक प्रभाव, या फिर अलैंगिक प्रभाव? तो कौन है यहाँ पे? लैंगिक प्रभाव जो है वह बहुत ही यहाँ पे है। तो आपका ऑप्शन सी है, राष्ट्र के गठन के इतिहास का कौन सा प्रभाव, जो कि तो लैंगिक के प्रभाव बहुत बड़ी निर्णायक होती है। ठीक है, चलिए 11 नंबर जो प्रश्न है, 11 नंबर में है दूसरे की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो दूसरे की नकल कर लिखा गया जो साहित्य होता है वो उत्तम होता है, मध्यम होता है, अधम होता है, या फिर व्यंग होता है? तो हम सभी जानते हैं कि क्या होता है? अधम होता है। ठीक है, ऑप्शन ग, दूसरे की नकल कर लिखा गया साहित्य अधम होता है। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप क्लास करते रहिएगा। रोज सुबह 12th वाले का हिंदी क्लास 7:30 पर चलती है, और आप सभी का क्लास तो चलती ही है, रोज इसी टाइम पे आप लोग क्लास करते रहिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।